हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांचक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। उस वक्त मैं 5वीं क्लास में पढ़ती थी। भला इतनी सी बच्ची को किस बात का होश होता है? जब मेरे भाई बहन सो जाते तो रात को वो शख्स मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लेटा देता। मुझे किसी बात का मतलब समझ में नहीं आता था। मैं तो नींद में डूबी होती थी। अगर कभी जाग भी जाती तो वो मुझे पैसे दे देता, चॉकलेट देता और बिस्कुट वगैरह दे दिया करता था और कहता था किसी को ये बात न बताना। वो न भी कहता तब भी मैं किसी को भला क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभालना और अब तो वो मेरे साथ रोजाना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। तब मेरी उम्र मुश्किल से 10 साल की थी। अब्बू के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। मेरे अब्बू ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरे का था। उस इंसान का नाम नज़ीर खान था, लेकिन मेरे अब्बू उसको भाई का दर्जा देते थे। अम्मी ने जब नज़ीर खान के बारे में पूछा तो अब्बू ने बताया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है। इन दिनों ये मुश्किल हालात से गुजर रहा है। इसके पास रहने की कोई जगह भी नहीं है। तभी मैंने कुछ अरसे के लिए इसे अपने घर में ठहरा दिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। इसने अपनी मुश्किलें बयान की तो मैं इनकार नहीं कर पाया। अम्मी ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाएंगे कहाँ? पर अब्बू ने कहा बच्चों वाले कमरे में ये भी वहीं पर सो जाएगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतजाम कर देता। मेरी अम्मी खामोश हो गई। वो अब्बू से ज्यादा बहस और तकरार नहीं करती थी। नज़ीर खान दिन में एक कारपेंटर के पास काम करने जाता था और शाम को लौटकर आता था। वो कभी खाली हाथ नहीं आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल, फ्रूट और कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह चॉकलेट लेकर आता था। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर पर ही करता। दोपहर का खाना अपने कारपेंटर मालिक के पास दुकान पर किया करता था और रात को भी कहीं बाहर से खाना खा लेता, कभी कभार जब वो जल्दी आ जाता। तब अब्बू इशरार करते, उसे रात को खाना खाते वक्त उसे अपने साथ बिठा लेते। हम सब बच्चे उसको अंकल कहते थे, क्योंकि अब्बू कहते हैं कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज है। बुरे दिनों में इसने भी मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे अब्बू की सैलरी ज्यादा नहीं थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। नज़ीर अंकल के आने की वजह से अब कुछ हालात सुधर गए थे। खर्चा खत्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल, दाल, चावल खत्म हो जाते और उसे पता चल जाता तब वो ये चीजें खरीद कर ले आता और अम्मी को लाकर दे देता और बदले में पैसे भी नहीं लेता था। वो कहता था कि मैं इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा भी हक बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डाल सकूं। अम्मी से कहता था अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशनसीबी की क्या बात हो सकती है कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। उसकी बातों से मेरी अम्मी मुतासिर हो गई थी। नज़ीर खान वाकई एक नेक दिल और एक अच्छा इंसान है। अगर हमने इसको रहने के लिए जगह दी है तो वो भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। कोई अगर किसी के बुरे हालातों में उसकी मदद कर दे तो ऐसा आदमी किसी को बुरा नहीं लगता। दरअसल नज़ीर अंकल का किसी बात को लेकर अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया था। तभी वो सामान लेकर मेरे अब्बू के पास चले आए थे। अब अपने भाई के साथ रहने को वो तैयार नहीं थे। नज़ीर अंकल अपनी कमाई में से आधे पैसे हमारे घरेलू खर्चे में मिलाने लगे थे। तभी मिलजुल कर अच्छी तरह से गुजर बसर होने लगी थी।
माली लिहाज से मेरे अब्बू को भी सहूलियत मिल गई थी। हम 4 भाई बहन थे, सभी मुझसे छोटे थे। ये मेरी नादानी का वक्त था। मुझे नज़ीर अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या फिर कोई और काम कहते तो मैं दौड़ कर दिया करती थी। क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम नज़ीर अंकल की दरियादिली से बहुत खुश रहते थे, जो हमारे लिए तकरीबन रोज़ चॉकलेट, बिस्कुट, टॉफियाँ वगैरह जैसी कुछ चीज़ें लाते थे, जिनको बच्चे कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं। अम्मी भी ऐतराज़ नहीं करती थी कि वो उनको अपने घर का एक फर्द समझने लगी थी। एक कमरे में मेरी अम्मी पापा सोते थे और दूसरे में हम सब बच्चे जमीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो नज़ीर अंकल को मिल गई थी। अब तो उस शख्स को अंकल कहते हुए भी मुझे शर्म आती है, लेकिन ये बात मैं इस वजह से लिख रही हूँ कि जो माँ बाप गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, मेरी जिंदगी से सबक हासिल करें। ये एक हकीकत है। कोई माने या ना माने, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद कर थक हार कर रात को गहरी नींद में सो जाते हैं। हम भी फर्श पर लाइन से गद्दा बिछाकर बराबर बराबर में सो जाते थे। मैं स्कूल जाने के अलावा अम्मी के घर के काम में मदद कर दिया करती थी, लिहाजा मैं भी थक जाया करती थी और रात को फिर ऐसी गहरी नींद आती कि किसी बात का होश नहीं रहता था। 5वीं क्लास की बच्ची को भला किस बात का होश होता होगा? तभी जब मेरे भाई बहन सो जाया करते, रात को वो नज़ीर खान मुझे उठाकर अपने साथ चारपाई पर लेटा देता। मुझे तो किसी बात का मतलब समझ में नहीं आता था, नहीं तो नींद में डूबी होती थी। अगर कभी जाग भी जाती तो वो मुझे पैसे देता, चॉकलेट देता, मीठी गोलियां और बिस्कुट वगैरह दे दिया करता था और कहता था किसी को ये बात बिल्कुल मत बताना। वो न भी कहता, तब भी मैं भला किसी को क्या बताती, जबकि मैं खुद भी ये बात अच्छी तरह नहीं जानती थी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैंने होश संभालना तब भी उसको वही हरकतें करते हुए पाया। मगर अब फर्क ये था कि साथ में अब वाहियात बातें भी शामिल हो गई थी। कभी ये बातें मेरी समझ में नहीं आई। जिस चारपाई पर नज़ीर खान सोता था, उसके आने से पहले ये चारपाई मेरी थी और मैं इस पर सोया करती थी, जबकि मेरे छोटे भाई बहन फर्श पर गद्दे बिछाकर सोया करते थे। 1-2 दिन तो मैंने जमीन पर सोने में बहुत बेचैनी महसूस की थी, दिल में गुस्सा भी किया करती थी। ये कम वक्त कहाँ से आ गया जो मुझे अपनी चारपाई से महरूम होना पड़ा। नज़ीर खान रोजाना सुबह सुबह बाहर चला जाता, तब अपनी चारपाई पर पड़े रहना मुझे बहुत सुकून देता था। मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये सब कुछ मेरे हक में बुरा है और मैं खसारे में पड़ी हूँ। हम बच्चों के कमरे के बराबर में थोड़ी सी जमीन थी। नज़ीर ने अब्बू को सलाह दी कि अगर तुम बुरा ना मानो तो इस पर 4 दीवारी बनवाकर कड़ियों की छत डलवा दूं। कारपेंटर तो अपना उस्ताद है, छत और खिड़कियां, दरवाजे सब बहुत कम पैसों में बन जाएंगे, मजदूरी मैं खुद कर लूंगा। मेरे अब्बू उसकी ये बात खुशी खुशी मान गए। वैसे भी घर में एक कमरे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने कहा, सर में कड़वे तेल की जगह घी पड़ जाए तो इसमें क्या बुरा है। देखते ही देखते चंद दिनों में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। नज़ीर ने हमारे कमरे के दरमियान दरवाजा बनवा दिया ताकि नए कमरे दूसरे कमरे से जुड़ा रहे। अब्बू ने नए कमरे में नई चारपाई डलवाकर ये कमरा नज़ीर के हवाले कर दिया ताकि वो सुकून से अलहदा रह सके और बच्चे अपने कमरे में आराम से पढ़ाई कर सकें। अब हम अपने कमरे में सोते थे और नज़ीर अपने नए कमरे में, मगर बीच में दरवाज़ा आसानी से खुल जाता था। तभी जब मेरे अब्बू और भाई बहन सो जाते तो वो इंसान चुपके से हमारे कमरे में आ जाता। अब मुझको कुछ कुछ समझ आ गई थी।
मैं उसे कहती, अंकल, हमारे कमरे में रात को न आया करो, वरना मैं अब्बू को बता दूंगी। तभी वो मुझे ये कहता कि तेरा अब्बू तेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि मेरी बात का यकीन करेगा, क्योंकि मैं उसको अपनी आधी सैलरी देता हूँ। मैं कह दूंगा कि तुम खुद मेरे पास आती हो, क्योंकि तुम लोग हर रोज मुझसे चीज लेने की फरमाइश करते हो, और मैं लाता भी हूँ। कभी कभी फरमाइश पूरी नहीं कर पाता हूँ तो तुम इसी गुस्से में मेरी शिकायत करती हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा डर जाया करती थी, लेकिन मैं दुबक जाती थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही नासमझी की उम्र में डराया धमकाया था। मैं उससे डरती भी बहुत ज्यादा थी, और फिर मेरी एक नहीं चलती। 10 साल तक ये इंसान हमारे साथ रहा और अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आया। उधर मेरे अब्बू उसकी खैर खवाई में फिक्रमंद होते थे कि कब तक नज़ीर कुंवारा पड़ा रहेगा। अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए ताकि इसका घर भी बस जाए। अब्बू के कहने पर अम्मी ने उसके लिए लड़की तलाशना शुरू कर दिया। एक जान पहचान की गरीब घराने की लड़की मिल गई और वहां पर उस नज़ीर का निकाह हो गया। शादी के कुछ दिन तो वो अपनी बीवी में ही खोया रहा, फिर वही पुरानी हरकतें दोहराने लगा। जब उसकी बीवी मायके जाती तो वो हमारे कमरे में घुस आता। मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, दिल ही दिल में जलती कुड़ती रहती थी। अब्बू से भी बहुत ज्यादा डरती थी कि जाने क्या कर गुजरेंगे, और ना ही तब मुझमें इतनी हिम्मत थी कि मैं अम्मी को ही बता देती। नज़ीर खान से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो कई किस्म की धमकियों देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे काफी बड़ा था, तभी मुझ पर उसका बहुत रोक था। मैं पूरी तरह उसके दबाव में थी। एक दिन उसने कहा कि मेरा उस्ताद काम बहुत लेता है और मुआवजा कम देता है। मैं अलग से दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठा हो तो अपना घर ले सकूं। अब्बू ने अपने दोस्तों से कर्जा लिया और कुछ अपनी जमा पूंजी उसको देकर दुकान खुलवा दी। वो चंद महीने में ही सारा माल खत्म करके चलता बना। वो तो चला गया कमबख्त, लेकिन उसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझको मनामत करता रहा और मैं गुनाहों की उलझनों का शिकार रही। मेरा ख्याल कहीं होता था और काम कहीं अजीब हालत हो गई थी। सहेलियां मेरी हालत देखकर मेरी हंसी बनाती। वो कहती कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, और मैं इसी ख्यालों में खोई रहती कि उन्हें क्या मालूम कि मुझको अपने इस दागदार जिंदगी का गम है, जिसको वो कमबख्त जालिम इंसान तार तार कर गया है। इम्तिहान में भी मैं इसी वजह से कामयाब न हो सकी। वो शख्स तो जा चुका था और मेरी सुनहरी उम्र मैली होकर निकल चुकी थी, मगर दिल की खलिश है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसके बाद जीत ने भी हादसे मेरी जिंदगी में हुए इसी शख्स को ही उनका जिम्मेदार समझती हूँ। उसके चले जाने के बाद एहसास जिया, मैं इस पूरी तरह गिरफ्तार हुई। ये हर वक्त खोई खोई रहने लगी। सोच सोचकर दिमाग मायूस हो गया था कि इस गंदे इंसान को कैसे मौत के घाट उतारूं। हालांकि ये काम मेरे बस का था नहीं। दुआ करती थी खुदा करे ये कहीं चला जाए, या फिर इसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर ये कहीं डूबकर मर ही जाए। जब वो चला गया तो कुछ दिन तक मैंने सुख का सांस लिया, कदरे सुकून भी मिला। मैं अपने कजिन फैजान को बहुत चाहती थी। उसके साथ मुझे इस बात का शहीद एहसास था कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। एक अरसे तक बस चुपके चुपके उसकी ख्वाहिशें करा करती थी, और मेरी बदनसीबी देखिए कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राजी हुआ तो मैंने खुद ही इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर कयामत गुजरी थी, लेकिन इसके सिवा चारा कोई नहीं था। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरे अब्बू से मांगा था। हमारे दरमियां मोहब्बत का कोई चक्कर नहीं था, मगर फैजान मुझे पसंद करता था और उसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब था। जब अब्बू ने हाँ कह दी तब एक दिन फैजान ने मुझसे बात की
और मेरी रजामंदी के बारे में पूछा। उसने मेरी राय लेते वक्त कहा था कि देखो शाजिया, अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो हाँ कहना, मैं तुमको तुम्हारी रजामंदी पर हासिल करूंगा। मगर एक बात तुमको सच बतानी होगी, ये तुम्हारा माझी में किसी से ताल्लुक तो नहीं रहा है, क्योंकि मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में चकनाचूर हो गए थे। भला मैं आयन को ये सब कैसे बता देती कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो चुकी हूं और अब उसके काबिल नहीं रही। फिर मैं झूठ बोलकर उसको धोखा देती, जिसकी मैं किसी देवता की तरह हसरते करती थी। तब दिल पर पत्थर रखकर मुझे यही कहना पड़ा कि मेरा ख्याल छोड़ दो तुम फैजान, तुम मुझे अच्छे लगते हो, मगर शादी के इरादे से मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है और यही सच्चाई है। मेरे इनकार से आयन महीनों तक बीमार पड़ा रहा। काश मैं उसे बता सकती कि मेरी चादर मैली सही, मगर मुझे मासूम पर बचपन में जुल्म हुआ है और मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा है। आज के जमाने में लड़कियां जरूरतमंद है, बोल सकती है, मगर हमारे जमाने में लड़कियां गूंगी रखी जाती थी और वो हक बात कहने का भी हौसला नहीं रखती थी। मैंने अपनी जन्नत को खुद ही ठुकरा दिया था। माना कि मैं पैदाइश बुज़दिल थी, जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। मैंने तभी अपने दामन में आए फूलों को खुद ही गिरा दिया। मुझे इकरार है कि मैंने गलत किया, मगर मैं और क्या करती। फैजान का मिजाज समझ लिया था। मैंने अपनी मजबूरी की दास्ता अपने ऊपर जुल्म की आप बीती सुना भी देती तो यकीन न था कि मुझे माफी मिल जाती। आरजी माफी तो हर मर्द दे देता है और आला ज़र्फ भी बन जाता है, मगर दिल में उनके जो कांटा उतर जाता है, उसे निकालना मर्द के अपने बस की बात भी नहीं होती। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए, क्या मैंने शादी से इनकार करके सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने घर में कभी भी किसी गैर महरम को ना लाएं और ना ही उसे अपने घर में रखें, क्योंकि बाहर का कोई भी गैर मर्द आपकी माँ, बहन, बेटियों को हमेशा गलत नज़र से ही देखेगा। क्योंकि आज का ज़माना भरोसे के लायक तो है नहीं, ये तो आप सब लोग भी जानते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोमांटिक है। यकीन माने सुनकर मजा आ जाएगा। रात के 11 बजे मालकिन की बड़ी बेटी बोली, सोनू, उस दिन तुम तो मेरी मम्मी के साथ बाहर गए थे और होटल में भी रुके थे। उस दिन आंधी भी आई थी और बिजली भी जोर जोर से कड़क रही थी। मम्मी को आंधी और बिजली कड़कने की आवाज से बहुत डर लगता है और वो अकेले नहीं सो सकती। मुझे एकदम सच सच बताना कि उस दिन तुम मम्मी के साथ उनके बेड पर सोए थे या नहीं। मैं मालकिन की बेटी की बात सुनकर एकदम से चौंक गया और बोला, रुचिका मैडम, तुम्हारी मम्मी बहुत जिद करने लगी तो मैं उनके रूम में सोफे पर सो गया था। रुचिका बोली, तुम अभी भी झूठ झूठ बोल रहे हो। मम्मी बिजली कड़कने पर बिना किसी से चिपके नहीं सो सकती। मम्मी जरूर तुम्हारे साथ सोई होगी। तुम सच सच बताओ, मैंने कहाँ सोया था? तब रुचिका फिर से बोली, उस रात और क्या क्या हुआ था? मैंने कहा कुछ भी तो नहीं। रुचिका फिर बोली, उस रात मेरी मम्मी ने जरूर तुमसे प्यार किया होगा, मुझे सब पता है। इतना कहकर वो मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देखने लगी। फिर बोली, तुमको आज मुझे भी प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पापा से बोल दूंगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूं आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम सोनू है। मैं एक सरकारी ऑफिसर के घर 5 साल से ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूं। साहब का नाम सुनील साहब है। वो दूसरे जिले में ड्यूटी करते हैं और वहीं रहते भी हैं। वो केवल शनिवार को आते हैं और सोमवार को वापस चले जाते हैं। घर पर उनकी बीवी
और उनकी 2 लड़कियां रहती हैं। मेम साहब का नाम भारती है और उनकी लड़की रुचिका और निकिता है। उन सबका रंग गोरा बदन, एकदम स्लिम। वो सभी दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। मैं जब उनके यहाँ नया नया आया था तो कुछ दिनों के बाद एक दिन बाजार जाते हुए भारती मैडम ने मेरे घर परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं गांव का रहने वाला हूं और मेरे माँ बाप गांव में ही रहते हैं। मैं शहर के बाहर हाईवे के किनारे एक किराए के रूम में अकेला ही रहता हूं। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। भारती मैडम बीच में कुछ उल्टे सीधे सवाल भी पूछ लेती थी और मैं शर्म के मारे चुप हो जाता था। एक दिन मेम साहब को कुछ काम से शहर से बाहर जाना था और 2 दिन बाद वापस आना था। मेम साहब ने मुझे बुलाया और कहा, सोनू तुम गाड़ी तैयार करो और मेरे साथ चलो, मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर जाकर गाड़ी साफ की और उनका इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद में साहब आकर गाड़ी में बैठ गई और चलने को कहा। मैं गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। जब हम शहर से बाहर आ गए तो भारती मैडम मुझसे पूछने लगी कि मैं अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैंने कहा कि अभी तक मेरे पास रिश्ते के लिए कोई आया ही नहीं। फिर वो इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अचानक मुझसे पूछा कि तुम्हें बीवी की जरूरत रत नहीं महसूस होती। मैंने झिंझक हुए कहा, होती क्यों नहीं। वो बोली, तब तुम क्या करते हो। मैं चुप रह गया। वो बोली कि तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि मेरे घर के पास ही एक औरत रहती है, उसी से मेरा संबंध है। वो बोली कि उसके घर में कोई और नहीं है। तो मैंने कहा कि उसका पति है और वो एक फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी पर चला जाता है। मेम साहब बोली, वो देखने में कैसी है। मैंने कहा कि वो गांव की आम औरतों की तरह ही है, शक्ल सूरत से ठीक ठाक है। फिर वो चुप हो गई। 1 घंटे के बाद हम उस शहर में पहुंच गए तो मेम साहब ने एक होटल का पता बताया और वहां चलने को कहा। मेम साहब के लिए उस होटल में रूम बुक था। हम सीधे उस होटल पर आ गए। रात के 11 बजने वाले थे। मैं उनके साथ रूम में आ गया और बैठकर टीवी देख रहा था। रात के 10 बजे मेम साहब ने खाना मंगवाया। हम दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं नीचे गाड़ी में सोने के लिए जाने लगा तो मेम साहब बोली, सोनू तुम यही सोफे पर सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। मैंने कहा कि मैं आपके रूम में कैसे सो सकता हूं। वह बोली कि मैं कह रही हूं ना। मैं वही रुक गया। मेम साहब ने कहा कि तुम सोफे पर सो जाओ और खुद बेड पर सोने चली गई। मैं सोफे पर सो गया। रात के लगभग 12 बजे मौसम खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और बिजली भी कड़कने लगी। मेम साहब ने उठकर मुझे जगाया और बोली, सोनू मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा मैं तो यही हूं, आप आराम से सो जाइए। वो बोली, नहीं तुम मेरे साथ चलकर बेड पर एक किनारे सो जाओ, मुझे बिजली कड़कने से बहुत डर लगता है। चुपचाप उठकर उनके साथ बेड पर आ गया। मैं एक चादर ओढ़ ली और बेड के एक किनारे हो गया। मेम साहब बेड के दूसरे किनारे पर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद बहुत जोर से बिजली कड़की। तुरंत मेम साहब ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं घबरा गया। मेरे जज्बात बाहर आ गए। वो मेरे प्यार से बहुत खुश थी। 2 दिन बाद हम वापस आ गए। मेम साहब की बड़ी लड़की का नाम रुचिका था और उसकी उम्र लगभग 18 साल की थी। अब मेरी निगाहें उस पर थी। वो भी अपनी माँ से ज्यादा सुंदर थी। मैं उससे भी प्यार करने का मौका खोज रहा था। एक दिन मेम साहब को साहब के पास जाना था। वो रुचिका के छोटी बहन निकिता को साथ लेकर साहब के पास चली गई। जाते समय वो मुझसे बोली, घर का ख्याल रखना और मेरे वापस आने तक रात में यही सोना। मैंने कहा ठीक है। साहब रात को खाने के बाद मैं बाहर सो के लिए जाने लगा तो रुचिका ने कहा, सोनू यही सो जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। मुझे तो मेरी मांगी मुराद मिल रही थी, भला मैं क्यों इनकार करने लगा। मैंने कहा ठीक है। बेबी रात के 12 बजे रुचिका ने आकर मुझे जागाया। मैं उठा तो वो बोली, सोनू उस दिन तुम मेरी माँ के साथ गए थे और होटल में रुके थे। उस दिन आधी भी आई थी और बिजली भी जोर जोर से कड़क रही थी। मम्मी को आधी
और बिजली कड़कने की आवाज से बहुत डर लगता है, और वो अकेले नहीं सो सकती। मुझे एकदम सच सच बताना कि उस दिन तुम मम्मी के साथ उनके बेड पर सोए थे या नहीं। मैं चौंक गया और बोला, तुम्हारी मम्मी बहुत जिद करने लगी तो मैं उनके रूम में सोफे पर सो गया था। रुचिका बोली, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मम्मी बिजली कड़कने पर बिना किसी से चिपके नहीं सो सकती। मम्मी जरूर तुम्हारे साथ सोई होगी, तुम सच सच बताओ मैंने कहाँ सोया था। रुचिका फिर बोली, उस रात। और क्या हुआ था? मैंने कहा, कुछ भी तो नहीं। रुचिका फिर बोली, उस रात मेरी मम्मी ने जरूर तुमसे प्यार किया होगा। तुमको आज मुझे भी प्यार करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पापा से बोल दूंगी कि तुम मुझसे रात में ये सब बातें कर रहे थे और मुझे छेड़ रहे थे। मैं सक्का गया और चुप हो गया। वो बोली, तुमने सुना नहीं, आज तुमको मुझे प्यार करना पड़ेगा। मैंने कहा, तुम्हारी मम्मी शादीशुदा है और उनको आदत है तुम अभी बच्ची हो और कुंवारी हो। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वैसे मैं भी तो यही सब चाहता था, बस नाटक कर रहा था। उसके बाद हम दोनों लेटकर आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बोली, सोनू, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे एक अच्छे इंसान से प्यार करने का मौका मिला। मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेम साहब 4 दिन बाद वापस आए। मेम साहब के आने तक मैंने उसे खूब प्यार किया। कुछ दिनों बाद मेम साहब के साथ 4 दिनों के लिए टूर पर चली गई। घर पर मैं, रुचिका और निकिता ही रह गए थे। मैंने रुचिका से कहा, निकिता को कब तैयार करोगी? रुचिका ने कुछ सोचने के बाद बोली, तुम रात में मुझे प्यार करना और मैं जोर से आवाज दूंगी तब निकिता मेरे पास आ जाएगी और सब कुछ देख लेगी। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रात को जब रुचिका ने आवाज लगाना शुरू कर दिया, निकिता दौड़कर वहां आ गई और बोली, क्या बात है दीदी? लेकिन उसने जब वो सब नजारा देखा तो मुझे दूर कर हटाने की कोशिश करने लगी और बोली, सोनू, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी दीदी को। मैंने कहा, तुम्हारी दीदी नहीं करने को कहा है, तुम उससे ही पूछ लो, अगर वो कहे तो मैं हट जाता हूं। वो रुचिका से बोली, दीदी तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुमने ही सोनू से कहा है? रुचिका बोली, हाँ, मैंने ही सोनू को कहा है। मम्मी ने भी तो सोनू से मेहनत वाला काम करवाया है। जब वो सोनू के साथ बाहर थी, 4 दिन बाद मेम साहब का फोन आया कि कुछ वजह से वो 10 दिन बाद आएंगी। अगले 10 दिन तक रुचिका और निकिता का खेल जारी रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपके क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अब एक हफ्ते के बाद एक दिन अचानक से साजिद की नजर पड़ जाती है शेख की बीवी पर, और जब वो शेख की बीवी को देखता है तो दंग रह जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शेख की उम्र तो लगभग 60 साल की है और उनकी बीवी इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो सकती है? इनकी तो उम्र भी ज्यादा नहीं है, लगभग 23 से 24 साल की ही उम्र होगी इसकी। दोस्तों, वाकई में जो शेख की बीवी थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। अब एक दिन दोपहर के वक्त साजिद बैठा हुआ था। वहीं पर एक नौकर आता है और उससे बातचीत करने लगता है। अब बातों ही बातों में साजिद उस नौकर से पूछता है कि मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है कि हमारे जो मालिक है वो तो बुजुर्ग है, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो उनकी बीवी है वो इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो सकती है? आखिर इनकी शादी कैसे हो गई? ये तो बेमेल की शादी लग रही है। दोस्तों, अब जो दूसरा नौकर था वो साजिद को बताता है कि दरअसल ये हमारे की दूसरी बीवी है। उनकी पहली बीवी की मौत हो गई है और पहली बीवी की मौत के बाद जो उनके ससुराल वाले थे वह अपनी दूसरी बेटी की शादी इनसे करवा दिए है। और ये जो हमारी मालकिन है ये शेख की दूसरी बीवी है। बस यही वजह है कि वो इतनी जवान और खूबसूरत देखती है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद पूरा माजरा साजिद को समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, जो उधर शैश की बीवी थी वो रोजाना अपने शौहर से झगड़ा किया करती थी
कभी भी अपने शौहर से सही ढंग से बात नहीं किया करती थी। और ये सब नज़ारा साजिद खुद अपने सामने अपनी आंखों से देखता था। क्योंकि दोस्तों, शेख और शेख की बीवी कभी भी एक साथ बाहर जाते हैं तो ड्राइविंग साजिद ही किया करता। साजिद पूरी तरह से समझ जाता है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है। शैश की बीवी कभी भी अपने शौहर से अच्छे ढंग से बात नहीं करती। शेख कभी भी कुछ कहता तो हमेशा उल्टा ही जवाब दिया करती थी। क्योंकि जो शेख की बीवी थी वो अपने शौहर से खुश नहीं थी। शायद शादी के बाद उसको वो सुख नहीं मिल पाया था जो उसे चाहिए था। क्योंकि जो उसका शौहर था वो उम्र में काफी बड़ा था और वो बुढ़ा हो चुका था। इसी तरह से वक्त गुजरता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 1 साल का वक्त गुजरता है, उधर जो शेख की बीवी थी वो धीरे धीरे अपना झुकाव साजिद की तरफ लाने लगी थी। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं साजिद को भी समझ में आ जाता है उसकी मालकिन की नीयत। अब साजिद मन ही मन सोचने लगता है कि शायद मेरी मालकिन मुझे पसंद करने लगी है। इस वजह से साजिद ज्यादा से ज्यादा अपना फ्री वक्त अपने क्वार्टर में ही गुजारा करता। वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, ना ही किसी से बात करता। लेकिन दोस्तों, ना चाहते हुए भी जो शेख की बीवी थी वह अक्सर किसी ना किसी काम के बहाने साजिद को अपने पास बुला लेती। उसको काम नहीं भी होता तो भी साजिद को लेके गाड़ी में बैठकर चली जाती बाहर घूमने के लिए। कभी मॉल चली जाती तो कभी कहीं और चली जाती तो कभी गार्डन में चली जाती। इस तरह से वो साजिद के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारती और उसके साथ बात करने की कोशिश करती। लेकिन दोस्तों, जो शेख था उसको अच्छे से पता था कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता है और इसकी वजह से उसकी बीवी कहीं बाहर मुंह मार सकती है। इस वजह से ज्यादा शेख अपनी बीवी के साथ ही गुजारता। अपनी बीवी को कभी अकेला नहीं छोड़ा करता। अब जो शैश की बीवी थी वो इसी तलाश में थी कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वो फ्री होगी, अकेले होगी कि साजिद के साथ वो कुछ कर सकेगी। लेकिन दोस्तों, काफी वक्त गुजर जाता है। शेख की बीवी को कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता है। अब एक दिन की बात है कि जो शेख था वो किसी की वेडिंग पार्टी के लिए दूसरे शहर चला जाता है। अब उस दिन शेख की बीवी बहुत खुश थी क्योंकि उसे मौका मिल गया था कि अब वो साजिद के साथ वक्त गुजार सके। शेख अपनी बीवी से कहता भी है कि चलो बेगम, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन दोस्तों, जो शेख की बीवी थी वह मना कर देती है और बहाना बनाती है। कहती है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, आप चले जाइए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों, अब जो शेख था वो अपने घर से निकल जाता है दूसरे शहर वेडिंग पार्टी को अटेंड करने के लिए। अब सारा दिन शेख की बीवी बहुत खुश थी। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। अब जैसे ही शाम का वक्त होता है, शैश की बीवी चली जाती है साजिद के कमरे में। साजिद के कमरे में जाकर वो देखती है कि साजिद लेटा हुआ है। अब शैश की बीवी अदर चली जाती है और कहती है कि साजिद, आज का खाना तुम नहीं बनाओगे, आज का खाना मैं बना दूंगी और तुम मेरे साथ ही डिनर करोगे। इतना कहकर उसकी मालकिन चली जाती है। जाने के बाद वो हंसी खुशी से खुद अपने हाथों से खाना बनाती है, डिनर तैयार करती है। उसके बाद वो साजिद को आवाज लगाती है। दोस्तों, अब डरते हुए साजिद जाता है शेख के घर के अंदर और शेख की बीवी के साथ बैठकर दोनों साथ में खाना खाते हैं। जो साजिद था खाना खाकर फ्री होता है। हाथ मुंह धोने के बाद वो जैसे ही बाहर की ओर निकलता है, जो उसकी मैडम थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि साजिद, तुम आज रात मेरे साथ मेरे कमरे में सोओगे। दोस्तों, जब ये बात साजिद सुनता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसका पूरा बदन कांपने लगता है, वो थरथरा लगता है, बहुत डर जाता है और अपनी मैडम से कहता है कि मैडम, आप ये क्या कह रही है? आपका होश तो ठिकाने में है, आखिर आपको हो क्या गया है? साहब घर पे नहीं है।
और आप इस तरह की बातें कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर साहब को पता चला तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। दोस्तों, अब उसके बाद जो शेख की बीवी थी वो अपनी पूरी दास्तान सुनाती है और कहती है कि देखो साजिद, मेरा जो शौहर है वह बुढ़ा हो गया है। तुम तो अच्छे से देखते हो कि मैं एक जवान लड़की हूँ और मेरा शौहर बहुत उम्र में बड़ा है मुझसे। दरअसल वह मेरे बहनोई थे, मेरे जीजा थे। मेरी बड़ी बहन की शादी इस घर में हुई थी, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। अब उनके इंतकाल के बाद मेरे जो घर वाले थे मेरी शादी मेरे ही बहनोई से करवा दिए, क्योंकि मेरा जो बहनोई है वो बहुत ही पैसे वाला है, बहुत रईस है। बस इस वजह से मेरे घर वालों ने इनके साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी तो शादी यहाँ हो गई, मुझे यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। सारे ऐसो आराम मुझे यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन एक लड़की को शादी के बाद वो सुख भी चाहिए होता है, जिस सुख की मैं बात कर रही हूँ तुम अच्छे से समझ सकते हो। वो सुख मुझे मेरे शौहर से कभी मिला ही नहीं। बस इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो सुख मैं तुमसे लूँ। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम्हारा बातचीत करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत है दसम हो, खूबसूरत हो और जवान हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ ये सब कुछ करो। और तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैं तुम्हें रोजाना रात के देने को तैयार हूँ। 1200 रियाल। दोस्तों, अब जो आबी था बहुत देर सोचता है, इधर से उधर घूमता है, बहुत सोचता है। सोच विचार करने के बाद अब जो आप था कि बीवी की बातों को मान लेता है। साजिद शेख की बीवी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है और फिर शेख की बीवी के साथ वो सबद बनाने लगता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है सऊदी अरब की और ये कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से। हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में एक साजिद नाम का लड़का रहा करता था। बहुत ही गरीब फैमिली का लड़का था। उसके परिवार में उसके अम्मी अब्बू, उसकी 3 बहनें भी थी। वह उस घर का इकलौता बेटा था और वो सबसे बड़ा था। किसी तरह से साजिद अपने घर का गुजारा कर रहा था। साजिद के जो अब्बू थे वो हमेशा बीमार रहा करते थे और उनकी उम्र भी काफी हो गई थी, लेकिन वह बीमारी से बहुत परेशान रहा करते थे। साजिद के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने अब्बू का इलाज करवा सके। साजिद बचपन से ही गाड़ी चलाया करता था और वो अच्छा खासा ड्राइवर भी था। कभी उसे मौका मिलता किसी की गाड़ी चलाने का तो वह चला लिया करता था। अगर कोई उसे बुक करता तो वह चला जाता और गाड़ी चलाता। उसके 500 से 600 उसे मिल जाया करते थे एक दिन के, और उसके अलावा वह दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। लेकिन दोस्तों, उसमें भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे जो वो अपने अब्बू का इलाज करवा सके, उससे बचत करके अपनी बहनों की वो शादी करवा सके आगे चल के, क्योंकि जो भी खर्चे होते थे वो घर में ही सब निपट जाता था। वह कुछ बचा नहीं पाता था। साजिद की अम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। इस बात से साजिद की अम्मी हमेशा साजिद से कहा करती कि साजिद बेटा, ऐसे कैसे घर चलेगा? देखो, तुम्हारी तीनों बहनें बड़ी हो रही है, तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब है, जो तुम कमाते हो वो तो घर में ही खत्म हो जाता है, हम आगे कैसे क्या करेंगे? दोस्तों, जो आबी था वो अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सऊदी अरब जाने का सोच रहा हूँ और वीज़ा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैंने एजेंट से कह रखा है कि अगर कोई ड्राइविंग लाइन का कोई वीज़ा आए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता है सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइन में बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर है और ड्राइविंग ही किया करते हैं। उन लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है और उन लोग के घर का हालत बहुत ठीक हो गया है। दोस्तों, जब ये बात साजिद की अम्मी सुनती है तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। 1 साल गुजर जाते हैं
और पिछले 1 साल से आधी दिहाड़ी मजदूरी का ही काम किया करता था। अब 2 साल के बाद एक दिन अचानक से एजेंट का कॉल आता है और वो साजिद को बताता है कि साजिद, एक होम ड्राइविंग का काम आया है जिसका वीजा आ चुका है सऊदी अरब के लिए। दोस्तों, जब इस बात को साजिद सुनता है तो कहता है कि ठीक है, उस वीजा में मैं जाना चाहता हूँ, बस आप बताइए कितना खर्चा होगा। दोस्तों, अब जो आप था अपने एक खेत को गिरवी रख देता है। गिरवी रखकर वो पैसे इकट्ठा करता है और जमा कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे वक्त आता है, वो हिंदुस्तान से सीधा सऊदी अरब चला जाता है। जब वो सऊदी अरब जाता है तो साजिद को एक शेख के घर में होम ड्राइविंग का काम मिल जाता है। जिस शेख के घर में वह जाता है वो शेख बहुत अमीर था, उसका घर बहुत बड़ा था और उस शेख के घर में सिर्फ 2 ही लोग थे, शेख था और उसकी बीवी थी। साजिद को वहीं पर एक क्वार्टर दे दिया जाता है, सर्वेंट क्वार्टर, और वहीं पर उसे खाना वगैरह बनाकर भी खाना था और वहीं से उसको काम करना था। यानी कि शेख कहीं भी जाता उसको लेकर जाना था और शेख की बीवी कोई भी काम कहती तो उसको वो करना था। यानी कि ड्राइविंग लेन का ही काम था। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। दोस्तों, अब 1 हफ्ते के बाद एक दिन अचानक से साजिद की नजर पड़ जाती है शेख की बीवी पर, और जब वो शेख की बीवी को देखता है तो दंग रह जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शेख की उम्र तो लगभग 50 से 55 साल की है और उनकी बीवी इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो सकती है। इनकी तो उम्र भी ज्यादा नहीं है, लगभग 36 से 24 साल की ही उम्र होगी इसकी। दोस्तों, वाकई में जो शेख की बीवी थी देखने में बेहद खूबसूरत थी। अब तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। शेख के घर में और भी बहुत सारे नौकर चाकर थे काम करने के लिए, जिससे साजिद की अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। अब एक दिन दोपहर के वक्त साजिद बैठा हुआ था, वहीं पर एक नौकर आता है और उससे बातचीत करने लगता है। अब बातों ही बातों में साजिद उस नौकर से पूछता है कि मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है कि हमारे जो मालिक है वो तो बुजुर्ग है, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो उनकी बीवी है वो इतनी जवान और खूबसूरत कैसे हो सकती है। आखिर इनकी शादी कैसे हो गई, ये तो बेमेल की शादी लग रही है। दोस्तों, अब जो दूसरा नौकर था वो साजिद को बताता है कि दरअसल ये हमारे मालिक की दूसरी बीवी है। उनकी पहली बीवी की मौत हो गई है और पहली बीवी की मौत के बाद जो उनके ससुराल वाले थे वो अपनी दूसरी बेटी की शादी इनसे करवा दिए है, और ये जो हमारी मालकिन है ये शैच की दूसरी बीवी है। बस यही वजह है कि वो इतनी जवान और खूबसूरत दिखती है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद पूरा माजरा साजिद को समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, जो उधर शेख की बीवी थी वह रोजाना अपने शौहर से झगड़ा किया करती थी, कभी भी अपने शौहर से सही ढंग से बात नहीं किया करती थी, और ये सब नजारा साजिद खुद अपने सामने अपनी आंखों से देखता था। क्योंकि दोस्तों, शेख और शेख की बीवी कभी भी एक साथ बाहर जाते हैं तो ड्राइविंग साजिद ही किया करता। साजिद पूरी तरह से समझ जाता है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है। शैच की बीवी कभी भी अपने शौहर से अच्छे ढंग से बात नहीं करती, शेख कभी भी कुछ कहता तो हमेशा उल्टा ही जवाब दिया करती थी। क्योंकि जो शेख की बीवी थी वो अपने शौहर से खुश नहीं थी। शायद शादी के बाद उसको वो सुख नहीं मिल पाया था जो उसे चाहिए था, क्योंकि जो उसका शौहर था वो उम्र में काफी बड़ा था और वह बुढ़ा हो चुका था। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। साजिद को सऊदी अरब गए हुए 1 साल का वक्त गुजर जाता है। इन 1 सालों में साजिद अपने घर पर बहुत सारे रुपए भेजता है, जिससे धीरे धीरे करके साजिद के घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो सही हो जाती है। साजिद के अब्बू का भी इलाज हो जाता है। अब घर में सभी लोग खुश थे। इसी तरह से वक्त गुजरता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 1 साल का वक्त गुजरता है
उधर जो शेख की बीवी थी वो धीरे धीरे अपना झुकाव साजिद की तरफ लाने लगी थी। दोस्तों, अब कहीं ना कहीं साजिद को भी समझ में आ जाता है उसकी मालकिन की नीयत। अब साजिद मन ही मन सोचने लगता है कि शायद मेरी मालकिन मुझे पसंद करने लगी है। इस वजह से साजिद ज्यादा से ज्यादा अपना फ्री वक्त अपने क्वार्टर में ही गुजारा करता। वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता, न ही किसी से बात करता, क्योंकि साजिद को सिर्फ अपने घर की फिक्र थी। उसको अच्छे से पता था कि उसके घर की कंडीशन क्या है और उसको आगे चलकर क्या क्या करना है, क्योंकि साजिद को अपना घर भी बनाना था, अपने तीनों बहनों की शादी भी करवानी थी और ना जाने उसको आगे क्या क्या करने थे। वो बहुत सारे ख्वाब लेकर गया था। सऊदी अरब इस वजह से वो अपनी मैडम के इर्द गिर्द भी नहीं भटकता था, क्योंकि साजिद को अच्छे से पता था वहां पर कोई ऊंच नीच हो गई तो उसकी सजा उसे क्या मिलने वाली है। इस वजह से भी साजिद बहुत डरा करता था। जब भी उसकी मैडम घर से बाहर निकलती, साजिद छुप जाता या फिर इधर उधर अपने काम में बिजी हो जाता। लेकिन दोस्तों, ना चाहते हुए भी जो शैश की बीवी थी वह अक्सर किसी ना किसी काम के बहाने साजिद को अपने पास बुला लेती। उसको काम नहीं भी होता तो भी साजिद को लेके गाड़ी में बैठकर चली जाती बाहर घूमने के लिए। कभी मॉल चली जाती तो कभी कहीं और चली जाती तो कभी गार्डन में चली जाती। इस तरह से वो साजिद के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारती और उसके साथ बात करने की कोशिश करती। लेकिन दोस्तों, जो शेख था उसको अच्छे से पता था कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता है और इसकी वजह से उसकी बीवी कहीं बाहर मुंह मार सकती है। इस वजह से ज्यादा शेख अपनी बीवी के साथ ही गुजारता, अपनी बीवी को कभी अकेला नहीं छोड़ा करता। अब जो शैश की बीवी थी वो इसी तलाश में थी कि कब उसे मौका मिलेगा, कब वो फ्री होगी, अकेले होगी कि साजिद के साथ वो कुछ कर सकेगी। लेकिन दोस्तों, काफी वक्त गुजर जाता है, शेख की बीवी को कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलता है। दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता है। अब एक दिन की बात है कि जो शेख था वो किसी की वेडिंग पार्टी के लिए दूसरे शहर चला जाता है। अब उस दिन शेख की बीवी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे मौका मिल गया था कि अब वो साजिद के साथ वक्त गुजार सके। शेख अपनी बीवी से कहता भी है कि चलो बेगम, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन दोस्तों, जो शेख की बीवी थी वह मना कर देती है और बहाना बनाती है, कहती है कि मेरा मन नहीं कर रहा है, आप चले जाइए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। दोस्तों, अब जो शेख था वो अपने घर से निकल जाता है दूसरे शहर वेडिंग पार्टी को अटेंड करने के लिए। अब सारा दिन शेख की बीवी बहुत खुश थी। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। अब जैसे ही शाम का वक्त होता है, शेख की बीवी चली जाती है साजिद के कमरे में। साजिद के कमरे में जाकर वो देखती है कि साजिद लेटा हुआ है। अब शैश की बीवी अदर चली जाती है और कहती है कि साजिद, आज का खाना तुम नहीं बनाओगे, आज का खाना मैं बना दूंगी और तुम मेरे साथ ही डिनर करोगे। दोस्तों, जब ये बात साजिद सुनता है तो वो तो चौंक जाता है। वो तो पहले उठकर बैठता है और अपनी मैडम से कहता है कि मैडम, आप ये क्या कह रही है? अगर मेरे मालिक को पता चलेगा तो ना जाने वो क्या करेंगे, वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों, जो शैश की बीवी थी वह कहती है कि साजिद, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम्हारा जो मालिक है वह गए हैं दूसरे शहर और वो आज नहीं आएंगे, कल सुबह ही लौटेंगे। तो तुम ऐसा करो कि आज तुम मेरे साथ ही खाना खा लो। मेरे साथ खाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। दोस्तों, साजिद बहुत मना करता है, लेकिन उसकी मालकिन एक नहीं सुनती है। वो कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये मेरी गारटी है। इतना कहकर उसकी मालकिन चली जाती है। जाने के बाद वो हंसी खुशी से खुद अपने हाथों से खाना बनाती है, डिनर तैयार करती है। उसके बाद वो साजिद को आवाज लगाती है
दोस्तों अब डरते हुए साजिद जाता है शेख के घर के अंदर और शेख की बीवी के साथ बैठकर दोनों साथ में खाना खाते हैं। अब खाना खाने के दौरान जो शेख की बीवी थी वह कहती है, उससे पूछती है कि आप तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, तुम्हारे देश का माहौल कैसा है। दोस्तों अब बातों ही बातों में साजिद अपने घर का सारा कंडीशन अपनी मैडम को बता देता है। उसकी मैडम को बहुत बुरा भी लगता है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खत्म जैसे ही होता है, अब जो आबी था खाना खाकर फ्री होता है। हाथ मुंह धोने के बाद वो जैसे ही बाहर की ओर निकलता है, जो उसकी मैडम थी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि साजिद तुम आज रात मेरे साथ मेरे कमरे में सो गए। दोस्तों जब ये बात आबी सुनता है तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसका पूरा बदन कांपने लगता है, वो थरथरा लगता है, बहुत डर जाता है और अपनी मैडम से कहता है कि मैडम आप ये क्या कह रही है, आपका होश तो ठिकाने में है, आखिर आपको हो क्या गया है, साहब घर पे नहीं है और आप इस तरह की बातें कर रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर साहब को पता चला तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। दोस्तों अब उसके बाद जो शेख की बीवी थी वह अपनी पूरी दास्तान सुनाती है और कहती है कि देखो साजिद मेरा जो शौहर है वो बुढ़ा हो गया है, तुम तो अच्छे से देखते हो कि मैं एक जवान लड़की हूँ और मेरा शौहर बहुत उम्र में बड़ा है। मुझसे दरअसल वह मेरे बहनोई थे, मेरे जीजा थे। मेरी बड़ी बहन की शादी इस घर में हुई थी, लेकिन किसी बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया। अब उनके इंतकाल के बाद मेरे जो घर वाले थे मेरी शादी मेरे ही बहनोई से करवा दिए, क्योंकि मेरा जो बहनोई है वो बहुत ही पैसे वाला है, बहुत रईस है। बस इस वजह से मेरे घर वालों ने इनके साथ मेरी शादी करवा दी। मेरी तो शादी यहाँ हो गई, मुझे यहाँ किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऐसो आराम मुझे यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन एक लड़की को शादी के बाद वो सुख भी चाहिए होता है, जिस सुख की मैं बात कर रही हूँ तुमसे तुम अच्छे से समझ सकते हो। वो सुख मुझे मेरे शौहर से कभी मिला ही नहीं, बस इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो सुख मैं तुमसे लूँ। तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, तुम्हारा बातचीत करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत है दसम हो, खूबसूरत हो और जवान हो। क्या तुम एक रात मेरे साथ नहीं बिता सकते? इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी देने को तैयार हूँ। मैं एक रात की तुम्हें 1000 रियाल दूंगी। दोस्तों जब इस तरह से शेख की बीवी साजिद को कहती है तो कहीं ना कहीं साजिद का मन बदलने लगता है। लेकिन दोस्तों साजिद को सऊदी अरब का कानून भी याद आने लगता है और उसके घर की जिम्मेदारी भी उसे याद आने लगती है। अब जो आप था वो कहता है कि मैडम ये मैं कैसे कर सकता हूँ, अल्लाह ना करे कभी ये बात शेख को पता चल गया तो फिर मेरा जो हस्त्र होगा वो तो आप भी अच्छे से जानती है और मैं भी अच्छे से जानता हूँ। मैडम ये मैं नहीं कर सकता। दोस्तों अब जो शेख की बीवी थी वहीं पर रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। साजिद को कहती है कि साजिद देखो मैं चाहूँ तो तुम्हें फंसा भी सकती हूँ, मैं तुम पर गलत इल्जाम भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ ये सब कुछ करो और तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुम्हें रोजाना रात के देने को तैयार हूँ। 1000 रियाल। दोस्तों अब जो आबी था बहुत देर सोचता है, इधर से उधर घूमता है, बहुत सोचता है। सोच विचार करने के बाद अब जो आब था शेख की बीवी की बातों को मान लेता है। साजिद शेख की बीवी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है और फिर शेख की बीवी के साथ वो सबद बनाने लगता है। दोस्तों सारी रात साजिद शेख की बीवी के साथ रगरलियां मनाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो जो शेख की बीवी थी वो बहुत खुश नजर आ रही थी, उनका मिजाज कुछ अलग ही था। सुबह के 11 बजे के करीब अब जो शेख था वह भी घर में आ जाता है। जब वो घर में आता है
तो अपनी बीवी को देखकर वह भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। और शेख जो था वो मन ही मन सोचने लगता है कि आज मेरी बीवी इतनी खुश क्यों नजर आ रही है। वो अपनी बीवी से पूछता भी है कि बेगम आज तुम इतनी खुश नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है। जो उसकी बीवी थी वह मुस्कुरा कर कहती है, कुछ नहीं, बस आज मुझे अच्छा लग रहा है, बस इसीलिए खुश हूँ। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब जब भी मौका मिलता आयत को वो शेख की बीवी के साथ इसी तरह से सबद बनाया करता। दोस्तों, जितनी सैलरी साजिद को वहां पर मिल रही थी, अब उसकी जो सैलरी थी वह दोगुनी हो गई थी, क्योंकि जो उसको सैलरी मिल रही थी वो तो था ही, लेकिन बदले में शेख की बीवी भी उसको बहुत सारे रुपए दिया करती थी। अब इसी तरह से साजिद हर महीने अपने घर पर मोटे मोटे रकम भेजा करता था। इसी तरह से धीरे धीरे 3 साल का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों, इन 2 सालों में साजिद के घर की पूरी कंडीशन ही सही हो जाती है। उसके तीनों बहनों की भी शादी हो जाती है, क्योंकि उसके माँ बाप जैसे ही पैसे आते थे, अपनी बेटियों की शादी करके तीनों बेटी को वो लोग विदा कर चुके थे। अब साजिद के पास किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। साजिद का घर भी अच्छा खासा रेडी हो चुका था। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 4 साल का वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, लेकिन अब जो शेख था, धीरे धीरे करके शेख को शक होने लगता है साजिद के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो शेख की बीवी थी वो ज्यादा से ज्यादा वक्त साजिद के साथ ही गुजारा करती थी। छोटी छोटे काम के लिए वह साजिद को बुलाती, अगर काम नहीं भी होता तो शैच की बीवी साजिद के साथ चली जाया करती थी मॉल में शॉपिंग करने के लिए, और वही वो घटो वक्त साजिद के साथ गुजारा करती थी। दोस्तों, अब इस तरह से शेख को शक होने लगता है साजिद के ऊपर, लेकिन शेख कभी साजिद को रगे हाथों नहीं पकड़ता है। अब शेख को अपनी बदनामी सताने लगती है कि अगर ये बात बाहर किसी को पता चल गया तो उसकी कितनी बदनामी होगी। और शेख को अच्छे से पता था कि जिस चीज की भूखी है उसकी बीवी वो चीज उसको शेख कभी दे ही नहीं पाया है। ये भी वजह हो सकता है कि शेख की बीवी साजिद के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारती है। दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि शेख साजिद को अपने पास बुलाता है और साजिद से कहता है कि साजिद, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, तुम चले जाओ दूसरे जगह, या तो तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है तुम्हारा मेरी बीवी के साथ क्या चक्कर चल रहा है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद साजिद डर जाता है और साजिद अपने शेख से कहता है कि साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। आपको पता है कि मैं कितने गरीब घर का लड़का हूँ, यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। मैडम के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तो यहाँ सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता हूँ। मैडम जो भी काम कहती है वो काम मैं कर दिया करता हूँ, और ऐसा हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो शेख था वो साजिद से कहता है कि देखो साजिद, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं पुलिस के पास जाऊंगा, तुम्हारे पास कंप्लेन करूंगा, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर से चले जाओ। अब मैं तुम्हें यहाँ पर काम पर नहीं रख सकता। दोस्तों, अब जो साजिद था वो बहुत रोता है, गिरा है, लेकिन शेख उसकी एक नहीं सुनता है। साजिद अपना टिकट बुक करता है, शेख उसे पासपोर्ट भी दे देता है और साजिद सीधे अपने देश इंडिया चला आता है। इंडिया आने के बाद साजिद अपने दोस्त को ये सारी दास्तान सुनाता है। उसके जो दोस्त है वह भी सुनने के बाद दंग रह जाते हैं कि आखिर शेख की बीवियां ऐसे कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन करना है। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।